वह गुस्से में था क्योंकि वह पदोन्नति के बिल्कुल करीब था और अपनी पत्नी की अफवाहों से अपना भविष्य नष्ट नहीं करना चाहता था। एलिस ने यह देखा और चुपचाप पीछे हट गई। उस रात उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें उसने खुद को एक अंधेरी झील में गिरते महसूस किया। उस सपने की असहनीय घुटन ने उसे नींद से जगा दिया। अगले दिन उसने खुद का मानसिक संतुलन जांचने के लिए एक खतरनाक कदम उठाया। उसने प्लास्टिक रैप निकाला और अपने सिर पर कसकर लपेटा। जब तक वह सांस लेने में असमर्थ हो गई, जैसे ही उसे मौत का डर महसूस हुआ, उसकी जीवित रहने की इच्छा ने उसे प्रेरित किया कि वह पूरी ताकत लगाकर रैप को हटाने की कोशिश करे। लेकिन रैप इतना कसकर लपेटा हुआ था कि वह इसे हटा नहीं पा रही थी। अपनी आखिरी ताकत से उसने रैप में छेद किया और सांस ली। यह अनुभव उसे यकीन दिलाने के लिए काफी था कि उसकी मानसिक स्थिति अब भी सही है। ब्लैक गर्ल सच में मर चुकी थी और यह दुनिया महज छलावा थी। इसके बाद उसने अपने पति को डॉक्टर को बुलाने की सलाह दी। जांच के समय उसने डॉक्टर से ब्लैक गर्ल के बारे में जानने की कोशिश की। डॉक्टर की प्रतिक्रिया वही थी जो पहले उसके पति ने कही थी। लेकिन जब डॉक्टर ने पेन उठाने के लिए झुकाव किया तो एलिस ने उनके ब्रीफकेस में ब्लैक गर्ल की रिपोर्ट देखी, जिसमें उसे बेहद खतरनाक इंसान के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जैसे ही पति और डॉक्टर दरवाजे के पास बात कर रहे थे, एलिस ने डॉक्टर का ब्रीफकेस खोल लिया और ब्लैक गर्ल की रिपोर्ट चुरा ली। लेकिन रिपोर्ट खोलते ही उसका दिल बैठ गया। सारी जानकारी को काले स्याही से छुपा दिया गया था। लेकिन इस कोशिश ने एलिस को और भी विश्वास दिलाया कि समुदाय में कुछ अनकही सच्चाई छुपी है। जल्दी ही जैक की प्रमोशन के उपलक्ष्य में फ्रैंक ने एक शानदार डिनर पार्टी रखी। एलिस ने पार्टी में सुंदर पोशाक पहनकर भाग लिया, लेकिन अंदर से वह उदास और ठंडी थी। वह बाथरूम में जाकर अपने दोस्त बॉनी को सब कुछ बताती है और उससे आग्रह करती है कि वह उसके साथ मुख्यालय जाने पर विचार करे। हालांकि दोस्त ने दुख न जताकर उल्टा उसे पागल की नजर से देखते हुए सीधे वहां से गुस्से में निकल गई। एलिस ये नहीं जान पाई कि उसका दोस्त असल में फ्रैंक का जासूस था। अगली रात पति ने घर पर कई मेहमानों को आमंत्रित किया, लेकिन जब सब हंसी मजाक में लगे थे, फ्रैंक रसोई में एलिस से मिला और अपनी नकली मासूमियत छोड़ते हुए एक व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा, तुमने उस समय ब्लैक गर्ल पर भरोसा नहीं किया, तो अब दूसरों को तुम्हारा भरोसा क्यों करना चाहिए? किसी का इंतजार हो रहा था जो तुम्हारे जैसा हो। कौन? मुझे चुनौती देने के लिए। ये शब्द एलिस के भीतर चल रहे संघर्ष की आग को और बढ़ा गए। डिनर टेबल पर एलिस ने हिम्मत करके फ्रैंक के सामने बैठी और सभी मेहमानों पर 3 तीखे सवाल दाग दिए। आप कहां से आए हैं? आप सबकी मुलाकात कैसे हुई? और आप सबने हनीमून कहां मनाया? प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। सबके जवाब अजीब ढंग से मिलते जुलते थे। सभी लोग एक ही ट्रेन में मिलते हैं, यहाँ तक कि गिरी हुई टिकटों के विवरण भी एक जैसे हैं। हनीमून भी एक ही समुद्र तट पर होता है। मानो सभी को एक साझा मेमोरी कोड इम्प्लांटेड किया गया हो, लेकिन किसी को समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं होता। सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए एलिस कहती है कि फ्रैंक उन्हें नियंत्रित कर रहा है और यह भी बताती है कि वास्तव में कोई कंपनी मुख्यालय नहीं है। समुदाय केवल एक साधन है जिससे फ्रैंक सभी को यहाँ फंसाता है और जब कोई सच का पता लगाता है उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। ब्लैक गर्ल इसका सबूत है। लेकिन जैसे ही सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, फ्रैंक ने कुछ कहा। उसने एलिस की बातों को बकवास कहा और यह भी बताया कि उसे गंभीर परसिक्यूशन मेनिया हुआ है। उसी समय मेहमानों ने एलिस और ब्लैक गर्ल को पागल भी कहा और रात का खाना खुशहाल तरीके से समाप्त नहीं हुआ। जैक अपनी पत्नी से बिल्कुल निराश हो गया क्योंकि उसकी ख्वाहिशें चकनाचूर हो गईं। लेकिन एलिस को प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी की कोई परवाह नहीं थी। उसका सिर्फ एक ख्याल था कि वह जल्दी ही इस जगह से बचकर निकल जाए। हमें जाना होगा और हम कहीं भी जा सकते हैं। हम अपना खुद का संसार बना सकते हैं और यह बस तुम और मैं होंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। और हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस बात यही है कि हम साथ हैं।